हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सीटेट प्रिपरेशंस में। और हम स्टार्ट करेंगे एसएसटी की अपनी तैयारी। और कल हमने करा था हिस्ट्री का अपना फर्स्ट चैप्टर, आज हम करेंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का। आपका जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा आपका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। इसका कम्प्लीटली हम डिटेल में देखेंगे, जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर देखा था हिस्ट्री का, इसी तरीके से ज्योग्राफी भी देखेंगे। चलिए, ये जो आपका टोटली बेस्ड है ये सौरमंडल के ऊपर कि सौरमंडल में क्या क्या है, सूरज, तारे, चांद, इसी के बारे में डिस्कस यहाँ पर किया गया है। और इस बुक की जो पीडीएफ फाइल होगी नव एजुकेशन हब ऐप पे मिलेंगी आपको। नव एजुकेशन हब ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं करा है वो डाउनलोड कर लें। उसकी पीडीएफ फाइल, जितने भी बुक्स या फिर मटेरियल होगा, नोट्स आपके मिलेंगे, सभी ऐप पे मिलेंगे, तो उसको आप डाउनलोड कर लें। तो चलिए स्टार्ट कर देंगे हम अपना चैप्टर। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। तो आपको पता है ये तारों की बात हो रही है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप अपना लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हो। यह लगभग ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार की स्थितियों में दिखाई देते हैं। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार ही देख सकते हो। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या कहलाती है? पूर्णिमा कहलाती है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। ये वाली लाइन कम्प्लीटली सीटेट में आपको देखने को मिल सकती है और आई हुई भी है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम देखेंगे कि लास्ट ईयर किस तरीके से क्वेश्चंस आपके बने हुए हैं, तो ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि चंद्र जब लगभग कंप्लीट हो जाता है, चांद जब पूरा हो जाता है, उस रात को हम क्या कहेंगे? उस रात को हम कहेंगे पूर्णिमा। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि यानी कि अमावस्या होती है। ठीक है, तो ये क्या होगी? जब चंद्र जो चांद है वो पूरा हो जाता है तो पूर्णिमा होती है, और 15 दिन के बाद क्या आती है? आपकी अमावस्या आती है। ठीक है, ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा या फिर इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख सकते? छोटी चमकीली वस्तुओं का मतलब यहाँ तारों से है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। ये कॉमन सी बात है, सबको पता है। चलिए, जो इम्पोर्टेंट है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो क्या कहलाती हैं? उनको हम कहेंगे खगोलीय पिंड। क्या होती हैं? खगोलीय पिंड। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। यहाँ पर तारे भी हो सकते हैं इस लाइन की जगह पर। सूर्य, चंद्रमा और तारे जो रात के समय आसमान में चमकते हैं, उन सभी चीज़ों को क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। लाइन बिल्कुल टोटली बिल्कुल सेम लाइन मिलेंगी आपको सीटेट में। चलिए, उसके बाद कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने हुए होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारे कहते हैं और सूर्य भी एक तारा है। तो कुछ खगोलीय पिंड देखिए, यहाँ पर क्या था? खगोलीय पिंड क्या थे कि सूर्य, चंद्रमा और सभी जो रात के समय चमकते हैं आसमान में, उनको कहते हैं खगोलीय पिंड। लेकिन कुछ ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो कि गर्म हैं, आकार में बड़े हैं और उनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है। कुछ के पास होता है, कुछ के पास नहीं होता। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, लेकिन वो भी एक खगोलीय पिंड है। चंद्रमा अपना प्रकाश सूर्य से प्राप्त करता है, ये सबको पता है। तो इनके पास कुछ खगोलीय पिंड ऐसे हैं जो गर्म हैं, आकार में बड़े हैं और उनके पास खुद का प्रकाश होता है, ऊष्मा होती है। और क्या है? सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है और सीटेट में आई हुई लाइन है, पूछा हुआ है। आपसे पूछ लेंगे डैश ए बी एक तारा है, ऑप्शन में आपसे दे देंगे
चंद्रमा। दो नाम आपको और दे देंगे। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद जो है लास्ट नेक्स्ट, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। अत्यंत ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी कितना छोटा हमें दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को भी देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अब ये लाइन आपकी इम्पोर्टेंट है यहाँ से। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई आकृति, उसको हम क्या कहेंगे, वो कहलाएंगे आपकी नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ये इम्पोर्टेंट है लाइन और ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। अर्सा मेजर और बिग बियर क्या है, ये दोनों क्या है, नक्षत्र मंडल हैं। ठीक है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सबसे आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल क्या है, सप्तऋषि। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लेंगे कि सप्तऋषि क्या है, तो सप्तऋषि क्या है, एक नक्षत्र मंडल है और सबसे आसानी से पहचान में आने वाला है। और सप्त यानी कि 7 संत, सप्तऋषि का मतलब होता है 7 संत, 7 ऋषि। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्जा मेसर का भाग है। अब देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइन हो गई। रात के समय जो हमें आसमान में विभिन्न तारों की आकृति होती है उसको हम क्या कहेंगे, नक्षत्र मंडल कहेंगे। अर्सा मेजर और बिग बियर क्या है, एक नक्षत्र मंडल है। और जो सप्त ऋषि है ये आपका जो अर्सा मेजर है उसका एक भाग है। ठीक है, अपने परिवार व पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वो आपको आसमान में और अधिक तारों या फिर ग्रह या फिर नक्षत्र मंडलों को दिखाए। अब देखिए यहाँ पर, चलिए बाद में देखेंगे। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। आपने सुना भी होगा, आपके जो बुजुर्ग हैं घर पे वो आपको बताते भी होंगे कि हम पहले टाइम को कैसे देखते थे कि अब कितना टाइम हो गया। उस टाइम पे कोई वॉच नहीं थी तो कैसे वो पता लगाते थे कि अब कितना समय हो गया होगा। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। जो उत्तरी तारा होता है वो उत्तर दिशा को बताता है और इसे क्या कहते हैं, हम ध्रुव तारा कहते हैं। ये है ध्रुव तारा। ये जो तारा होता है ध्रुव तारा, ये किसको इंडिकेट करता है, ये उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है। और आप कैसे पता लगाओगे कि ये ध्रुव तारा कहाँ पर है। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है और हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के सांकेतिक तारों को आपस में मिलते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं इसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारा आपको नज़र आएगा। जैसे यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि ये 2 तारे हैं और 2 तारे बिल्कुल एक सीधी लाइन हम मान के चलेंगे और यहाँ पर आपका क्या होगा, ध्रुव तारा। और ध्रुव तारा किसको इंडिकेट करता है, उत्तर दिशा को। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती हैं, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, ग्रह किसे कहते हैं, ग्रह किसे कहते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे और ऑप्शन में ये लाइन आपको मिल सकती है। कुछ खगोलीय पिंड या फिर जिनके पास अपना प्रकाश या फिर ऊष्मा नहीं होती हैं, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, उनको कहेंगे ग्रह। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट के नाम से भी हम जानते हैं और प्लैनेट ग्रीक भाषा के प्लेनाइट शब्द से बना हुआ है। यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि जो ग्रह शब्द है वो किससे बना है, अंग्रेजी के प्लेनेट से, और ये ग्रीक भाषा के प्लेनाइट शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक या फिर चारों ओर घूमने वाला। ग्रह क्या होता है, परिभ्रमक, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक और चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह भी एक ग्रह है।
यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जो हमारी पृथ्वी है यह भी क्या है, एक ग्रह है। और कैसा ग्रह है, जिसके पास अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं है। ये किससे अपना प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करती है, ये करती है सूर्य से, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है। जो पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर हमें चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखाई देती है। जो हमारी पृथ्वी है, अगर हम उसको चंद्रमा से देखेंगे तो वो हमारी पृथ्वी चमकती हुई नज़र आएगी। हम चंद्रमा को अपनी पृथ्वी से देखेंगे तो चंद्रमा हमें चमकता हुआ प्रतीत होगा। तो दोनों के पास ना तो अपनी खुद की ऊष्मा है और ना ही खुद का प्रकाश है। दोनों किससे प्रकाशित होते हैं, दोनों ही सूर्य से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, और दोनों ही क्या हैं, पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। यहाँ पर कुछ रोचक तथ्य है। जो यहाँ पर ये बॉक्स आपको बने हुए दिखाई देंगे, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थ के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, ये जो है ये मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। देखिए, जैसे ये हमारा सूर्य है, उसके बाद गिनती में या फिर किसकी स्थिति कहाँ पर है, कौन सा ग्रह कहाँ पर है और कितने ग्रह हैं। ये जो फर्स्ट आप ये देख रहे हो ये है बुध। उसके बाद आप देख रहे हो सेकंड नंबर पे ये है शुक्र। ठीक है, तीसरे नंबर पर हमारी आएगी पृथ्वी, फोर्थ नंबर पर आएगा मंगल। ये वो हैं जो कि क्षुद्र ग्रह पट्टी के अंदर आते हैं। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे, अभी इसको बताऊंगी मैं कैसे क्या कुछ है। ये जो 4 ग्रह आप देख रहे हो ये वो ग्रह हैं जो कि क्षुद्र ग्रह पट्टी के अंदर आते हैं। और क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाहर के आने वाले जो ग्रह हैं वो एक तो है बृहस्पति, जो कि आकार में सबसे बड़ा है। उसके बाद है शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 ऐसे ग्रह हैं जो कि 4 तो आपके क्षुद्र ग्रह पट्टी के अंदर आते हैं और 4 ऐसे ग्रह हैं, सेकेंड, 4 ऐसे ग्रह हैं जो कि क्षुद्र ग्रह पट्टी के अंदर आते हैं और 4 ग्रह ऐसे हैं जो कि क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाहर के ग्रह हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे। और इनका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि सूर्य के बाद आने वाले ग्रह की संख्या कौन सी है, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर। तो सबसे पहले जो ग्रह है वो है बुध, दूसरे नंबर पे है शुक्र, तीसरे पे है हमारी पृथ्वी, चौथे पे है मंगल, उसके बाद है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये सीरीज में हैं और ये क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इनके बारे में। जो बुध है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 28 दिन में करता है, जबकि अपने अक्ष पर ये कितने दिन में घूमता है, ये घूमता है 59 दिन में। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे। देखिए, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगा रहे हैं लेकिन अपने अक्ष पर भी ये घूमते रहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको कहेंगे हम परिक्रमण, जो अपने अक्ष पर घूमते हैं उनको कहेंगे परिभ्रमण। तो बुध जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में कितना टाइम लगाता है, 28 दिन का। और अपने अक्ष पर घूमने में कितना टाइम लगाता है, कितने दिन लगाता है, 59 दिन, 59 डेज। उसके बाद है शुक्र, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में ये लगाता है 255 दिन और अपने अक्ष पर ये घूमता है 243 दिन में। उसके बाद है पृथ्वी का सबको पता है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण जब पृथ्वी करती है तो कितने दिन लगते हैं, 365 दिन लगते हैं, जो कि 1 साल होता है। और अपने अक्ष पर ये कितने दिन में घूम जाती है, ये 1 दिन में घूम जाती है। ठीक है, तो कितनी फास्ट ये घूम रही है। और उसके बाद है मंगल, सूर्य के चारों परिक्रमण करने में ये 687 दिन लगाता है और अपने अक्ष पर घूमने में ये कितना दिन लगाता है, ये भी 1 दिन ही लगाता है। जितना टाइम पृथ्वी लगाती है उतना ही टाइम ये अपने अक्ष पर घूमने में लगाता है। हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ है कि पृथ्वी के पास जो चंद्रमा है उसकी संख्या कितनी है, 1, और मंगल के पास चंद्रमा की संख्या कितनी है, 2। हमारे पास चांद 1 है, मंगल के पास चांद 2 हैं। ठीक है, उसके बाद है बृहस्पति, सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण ये करता है, इसमें कितना टाइम लगता है, 11 साल 11 महीने, लगभग 12 साल।
11 साल और 11 महीने का टाइम ये लगाता है। कितना बृहस्पति लगाता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में, और अपने कक्ष पर ये घूमता है 9 घंटे में। ठीक है, अपने कक्ष पर ये घूमता है 9 घंटे में, सबसे ज़्यादा फास्ट, और 9 घंटे और 56 मिनट में, लगभग 10 घंटे के करीब। और इसके पास जो चंद्रमा है वो है 53। हमारे पास एक है, मंगल के पास 2 हैं, और बृहस्पति के पास है 53 चांद। ठीक है, उसके बाद है शनि। सूर्य के चारों ओर ये जो परिक्रमा करता है ये लगाता है 29 साल 5 महीने, और अपने अक्ष पर ये घूमता है 10 घंटे 40 मिनट में। और इसके पास भी चंद्रमा के जो चांद हैं इनके पास भी कितने 53 53 चांद है शनि के पास भी। ये आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, बहुत छोटे छोटे से फैक्ट हैं लेकिन यही आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ से, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद है यूरेनस। सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगाता है 84 साल में, और अपने अक्ष पर ये घूमता है 17 घंटे 14 मिनट में, और चंद्रमा की संख्या इसके पास 27 है। उसके बाद है नेपच्यून, अरुण वरुण इनको इस नाम से भी जाना जाता है। तो नेपच्यून की जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में 164 साल लगाता है, और अपने अक्ष पर घूमने में ये 16 घंटे 7 मिनट, और चंद्रमा की संख्या है 16। देखिए जो मैंने आपको अभी बताए थे, ये को अभी क्षुद्र पट्टी बताई थी कि कितने ग्रह क्षुद्र पट्टी के बाहर अंदर के हैं और कितने बाहर के हैं। तो ये आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं। आंतरिक ग्रह हैं सूर्य के बहुत नज़दीक, और ये चट्टानों से बने हुए हैं जो सूर्य के नज़दीक हैं, और 4 ग्रह हैं जो कि आंतरिक ग्रह के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्षुद्र ग्रह पट्टी के अंदर जो ग्रह आते हैं वो कितने 4, और ये किससे बने हुए हैं, ये चट्टानों से बने हुए हैं। ठीक है, जो हमारा बुध है, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये किससे बने हुए हैं, ये चट्टानों से बने हुए हैं। और जो क्षुद्र पट्टी के बाहर के जो ग्रह हैं वो बने हुए हैं गैस और तरल पदार्थों से, सूर्य से बहुत दूर हैं, बड़े आकार के हैं, और ये किससे बने हुए हैं, गैस और तरल पदार्थों से ये बने हुए हैं। और हमारे जो आंतरिक जो ग्रह हैं वो किससे बने हुए हैं, ये बने हुए चट्टानों से। ठीक है, चलिए उसके बाद है सेकंड, चलिए आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। ग्रह क्या होते हैं और उपग्रह क्या होते हैं ये आपको पता होगा। ठीक है, चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है जो हमारे पास है। कितने उपग्रह हैं हमारे पृथ्वी के, हमारे ग्रह के, एक उपग्रह है। और काफ़ी ग्रह हैं जिनके उपग्रह बहुत सारे हैं। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह हमारी पृथ्वी के समान है। 7 अन्य ग्रह हैं। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह ऐसे हैं जो कि सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा से सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। हमने देखे थे अभी किन किन के पास चंद्रमा है और उनकी कितनी संख्या है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये वाला बॉक्स। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य के देवता को कहा जाता है। एग्जाम में ये पूछा गया था कि सोल क्या है, सूर्य का देवता है, सूर्य का राजा है, रानी है, मतलब इसी तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपसे पूछा गया था कि सोल क्या है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में इस तरीके से भी पूछे जाएंगे, और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। और सौर शब्द का प्रयोग करते हुए अधिक शब्दों को, ये अलग बात होगी। हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सोल क्या है, सूर्य का देवता है। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य, सौर सूर्य से संबंधित है। ठीक है, इसलिए जो सूरज है या फिर जो सूर्य है वो सौरमंडल के परिवार का हिस्सा है, और सूर्य को क्या कहते हैं, मुखिया कहा जाता है सौरमंडल का। ठीक है, चलिए सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे अभी। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और अन्य कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। अब सौरमंडल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, कुछ खगोलीय पिंड होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, उल्का पिंड होती हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करते हैं, सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, सौर परिवार को, सौर परिवार हम कहते हैं सौरमंडल। और सूर्य क्या है, इन सब
का मुखिया होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो सौरमंडल है उसका मुखिया, सौर परिवार है उसका मुखिया कौन होता है, वो होता है सूर्य। और हमने अभी पिक्चर में भी देखा था सूर्य सबसे आगे है, तो आगे कौन होता है, मुखिया ही होता है। ठीक है, चलिए सूर्य के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा और अत्यधिक अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ होता है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे हुए रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत होता है। सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत क्या है, वो सूर्य ही है, क्योंकि सूर्य के पास अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश है जो कि उसका खुद का है। ओके, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी हम इससे बहुत ज़्यादा दूर हैं। सूर्य पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये आपका इम्पोर्टेंट लाइन आपके यहाँ से बन जाती है। ये पूछ लेंगे कि सूर्य से जो पृथ्वी है वो कितनी दूरी पर है, तो कितनी दूरी पर है सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, नज़दीक का तारा है लेकिन दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। ओके, चलिए उसके बाद ग्रह देखेंगे। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, पहले 9 होते थे लेकिन अब 8 हैं। सूर्य से दूरी के देखा भी था कि सूर्य से दूरी जब बनती चली जाती है तो ग्रह की संख्या और जो ग्रह के नाम है वो कौन कौन से दूरी पर कौन कौन से ग्रह हैं। सूर्य से बाद का जो पहला है वो है बुध, दूसरे नंबर पर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। शुक्र और पृथ्वी को जुड़वा बहनें भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी पूछ लेंगे कि जुड़वा बहनें किसे कहा जाता है, तो जुड़वा बहनें कहा जाता है शुक्र और पृथ्वी को। ठीक है, ये बुक में नहीं है लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। और ये हम देखेंगे ऐसे शब्द से शब्द, ओके, ऐसे शब्द से शब्द बनाओ, इसको छोड़ो, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी क्या है, एक अंग्रेजी शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया है और जिसका मीनिंग होता है पृथ्वी का वर्णन करना या फिर विवरण करना। यह 2 ग्रीक भाषाओं से मिलकर बना हुआ है, जी जिसका अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया जिसका अर्थ होता है लिखना, पृथ्वी के बारे में लिखना। ज्योग्राफी 2 ग्रीक भाषाओं 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है ग्रीक भाषा के, जी प्लस ग्राफिया। जी का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफिया का मतलब होता है लिखना। ठीक है, और ये एक डायग्राम से शो किया गया है। जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन करना। जियोमेट्री का मीनिंग होता है पृथ्वी का मापन करना। और जियोआइड का मतलब होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है, ये 3 चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं जियो के साथ मिलाकर। ठीक है, चलिए उसके बाद है सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं और ये क्या कहलाते हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपका। सौरमंडल के 8 ग्रह, इसको छोड़ो, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। कौन, सूर्यमंडल में जो 8 ग्रह हैं ये सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं और ये दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कक्षा। ये आपसे पूछ लेंगे कि कक्षा क्या कहलाते हैं, कक्षा क्या कहलाते हैं, और आपसे बिल्कुल सेम लाइन आपसे ये उठाकर दे दी जाएगी। सौरमंडल के 8 सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और एक दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, उनको हम क्या कहेंगे, कक्षा कहेंगे। उसके बाद है बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, ये हमने देखा था अभी डायग्राम में। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगाता है। हमने अभी डायग्राम में सारे सबके दिन देखे थे। सूर्य के चारों ओर कौन सा ग्रह कितना टाइम लगाता है, अपने अक्ष पर कितना टाइम लगाता है और किसके पास कितने चंद्रमा हैं, ये सब हम देख चुके हैं। ठीक है, वही चीज़ें हैं यहाँ पर। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। देखिए ये बात आ गई यहाँ पर। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, इसको जुड़वा बहन भी कहा जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। ठीक है,
उसके बाद है, अभी मैंने आपको बताया था कि पहले 9 ग्रह थे लेकिन अभी 8 हैं, तो यहाँ पर 9वें ग्रह की बात की गई है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक जो कि अगस्त 2006 में हुई थी, में ये निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, ये नाम है इसका, ये नाम है इसका, ठीक है, 2003 यूबी 313 सीरस और प्लूटो दोनों क्या है, बोने ग्रह हैं, इसलिए इनको ग्रह की लिस्ट से निकाल दिया गया था। कब निकाला गया था, बैठक कब हुई थी, अगस्त 2006 में हुई थी। ये इनके नाम हैं 2003 यूबी 313 और क्या है, प्लूटो। सीरस और प्लूटो भी आपको देखने को मिल सकता है, ये अगर आपको देखने को ना मिले तो सीरस और प्लूटो भी देखने को मिल सकता है। आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि बोने ग्रह कौन कौन से हैं, दो ये नाम दे देंगे, दो कोई और नाम दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए। और वो कौन से ग्रह हैं जो कि अगस्त 2006 की बैठक में निकाल दिए गए थे। ठीक है, बोने ग्रह का नाम किसको दिया गया है, सीरस और प्लूटो को। चलिए अब यहाँ देखेंगे हम यहाँ पर पृथ्वी के बारे में। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी हमारा तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5, सूर्य से दूरी के हिसाब में हमारी जो पृथ्वी वो तीसरे नंबर पर आती है, और आकार की दृष्टि में सभी ग्रहों में हमारी पृथ्वी 5वें नंबर पर आती है। यह ध्रुवों के पास से थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके भू आकार को भू आब कहा जाता है। ये आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि भू आब पृथ्वी को क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ध्रुवों की तरफ से थोड़ी चिपटी हुई है, चपटी हुई है। ठीक है, बिल्कुल गोलाकार हमारी पृथ्वी नहीं है, ये ध्रुवों की तरफ से थोड़ी चपटी होने के कारण हम इसको क्या कहते हैं, भू आब के नाम से जाना जाता है। और भू आब का मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, पृथ्वी रखा गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से हमारी पृथ्वी पर जो जीवन है वो संभव है। पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, सबसे अद्भुत है, नीला ग्रह इसको कहा जाता है। ठीक है, और चंद्रमा से देखें तो पृथ्वी हमें चमकती हुई दिखाई देती है, और अंतरिक्ष से देखें तो कैसी दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन अगर चंद्रमा पे जाके देखेंगे तो हमारी पृथ्वी चमकती हुई नज़र आएगी। और जो हमारी पृथ्वी अभी ऐसी है कि ना तो गर्म है ना ठंडी है, लेकिन पहले क्या थी, ये एक आग का गोला था और बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा इसको ठंडा होने में, और परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि इस पर जीवन संभव हो पाया। पानी भी है, वायु भी है, सब कुछ सारी चीज़ें सिर्फ हमें पृथ्वी पर दिखाई देती हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर रह गई हमारे बुक्सेस में, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रकाश की गति, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लग जाता है, 8 मिनट का समय लग जाता है। जो सूर्य की पहली किरण होती है वो पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लेती है, 8 मिनट का टाइम लगता है पहली किरण को पृथ्वी तक आने में। और जो प्रकाश की गति लगभग कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है, फिर भी 8 मिनट लगते हैं हमारी पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश की पहली किरण को आने के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद है चंद्रमा देखेंगे। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है जिसको चंद्रमा कहा जाता है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, जितनी हमारी पृथ्वी है उसका 1/4 भाग है चंद्रमा के पास। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण हमें इतना बड़ा दिखाई देता है। ओके, यह हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हो। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना दूर था और चंद्रमा हमारी पृथ्वी से कितना दूर है, ये आप लिखोगे अपनी बुक में, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, मैंने आपको दोनों बता दिए। ये है एक रोचक तथ्य।
नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय व्यक्ति, चलिए सबसे पहले कौन थे? नील थे, जो कि कब गए थे? 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे। उसके बाद उपग्रह है। उपग्रह क्या है? खगोलीय पिंड है जो कि ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो उपग्रह क्या है? खगोलीय पिंड है और ग्रहों के चारों ओर ये चक्कर लगाते हैं और उसी तरीके से लगाते हैं जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह लगाते हैं। उसके बाद है मानव निर्मित उपग्रह कौन कौन से हैं? प्राकृतिक उपग्रह जैसे चंद्रमा है, लेकिन मानव निर्मित उपग्रह कौन कौन से हैं? एक कृत्रिम पिंड है, मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करके एवं पृथ्वी पर संचार के माध्यम से किया जाता है। क्या है ये? मानव निर्मित उपग्रह क्या है? कृत्रिम पिंड है जो कि किसके द्वारा बनाया गया है? वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है और ब्रह्मांड में क्या घटित हो रहा है इसकी जानकारी पृथ्वी पर रहता है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं जिसको इनसैट, RCS और एडुसेट के नाम से जाना जाता है। IRS, इनसैट, IRS और एडुसेट, ये 3 ऐसे उपग्रह हैं जो कि भारतीय द्वारा बनाए गए उपग्रह हैं जो कि ब्रह्मांड से पृथ्वी तक सारी जानकारियाँ भेजते हैं। उसके बाद है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी चक्कर को पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। हमें चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग दिखाई क्यों देता है? क्योंकि ये अपने अक्ष पर भी घूमता रहता है, प्लस पृथ्वी की तो ये परिक्रमा करता ही रहता है और ये अपने अक्ष पर भी घूमता रहता है, इसीलिए हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख सकते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को हम देख सकते हैं। कहते हैं ना कि चांद में दाग है, काला काला से दिखाई देता है, ब्लैक स्पॉट, तो वो क्या है? वो हैं जो चंद्रमा पर पर्वत हैं, पहाड़ हैं, मैदान हैं, गड्ढे हैं, ये उनकी छाया है। ठीक है, कोई दाग वाग नहीं है, ये उनकी छाया। उसके बाद है क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हीं पिंडों को क्या कहा जाता है? इन्हीं पिंडों को कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। तारे, ग्रह और उपग्रह के अतिरिक्त भी ऐसे छोटे छोटे पिंड हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन्हीं पिंडों को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ये भी आपसे पूछ लेंगे कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। और कक्षा क्या होती है हमने पढ़ा था पीछे। अगर कक्षा के बारे में दोबारा देखना है आपको तो या तो आप वीडियो को पीछे कर सकते हो या फिर आप इस बुक को पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कक्षा का दोबारा जिक्र आया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि कक्षा क्या है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के कारण ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। अब आपसे ये भी पूछ लेंगे कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं ये आपने अभी इसमें पढ़ा है। और क्षुद्र ग्रह किसका भाग है? ग्रहों का ही एक छोटा रूप है जो कि घर्षण के कारण या फिर विस्फोट के कारण ग्रहों से अलग हो गए थे और ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब देखते हैं उल्का पिंड क्या होती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है लाइन। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़ों को, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, कि ऐसा लगता है कि कुछ उल्का पिंड पृथ्वी पर टकरा जाएंगे, आकर गिरेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर ये जल जाते हैं, जिसके कारण कैसे दिखाई देते हैं? ये चमकदार दिखाई देते हैं। कई बार बोलते हैं ना कि टूटता हुआ तारा दिखाई देता है,
क्या विश मांग लो, ऐसा कुछ नहीं होता। वो क्या होते, वो उल्का पिंड होते हैं, ठीक है। जो टूटते हुए तारे होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, वो उल्का पिंड होते हैं। और वो ऐसे दिखाई देते हैं कि वो हमारी पृथ्वी पर आ रहे हैं, लेकिन वो घर्षण के कारण जल जाते हैं। और कैसे दिखाई देते, वो चमकते हुए दिखाई देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये तारा है जो कि टूट रहा है, लेकिन वो तारा नहीं होता, वो उल्का पिंड होता है, ठीक है। इस प्रक्रिया के दौरान ये हो गया, कभी कभी उल्का पिंड पूरी तरह से जले बगैर ही धरती पर गिर जाते हैं, जिससे क्या होता है, खड्डे बन जाते हैं धरती पर। ऐसा बोलते हैं ना कि एलियन आ गए हैं, वो एलियन नहीं होते, वो उल्का पिंड होते हैं जो कि बिना जले धरती पर आ जाते हैं। और जो जल जाते हैं घर्षण के कारण, वो आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। ओके, चलिए उसके बाद है आपको क्या आपने तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर चमकती हुई सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? जैसे ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक चमकदार रास्ता, पीला या फिर एक चमकता हुआ रास्ता। ये क्या होता है? यह लाखों तारों का एक समूह होता है। और इस पट्टी को क्या कहा जाता है? इस पट्टी को कहा जाता है आकाश गंगा, जिसको इंग्लिश में मिल्की वे भी बोलते हैं। आकाश गंगा को मिल्की वे बोलते हैं। और मिल्की वे या फिर आकाश गंगा क्या होती है? लाखों तारों का एक समूह होता है, जिसको आकाश गंगा कहा जाता है। हमारा सौरमंडल इसी आकाश गंगा का एक भाग है। अभी हमने देखा था कि हमारा सौरमंडल कितना बड़ा है। सौरमंडल का जो मुखिया है वो सूर्य है, और इसमें भी कितने सारे हमने अभी पढ़े थे। लेकिन जो सौरमंडल है वो भी किसका भाग है? वो आकाश गंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ गया था। तो आकाश गंगा क्यों पड़ा था? एक बहती हुई नदी के समान इसको माना था, या फिर इसका नाम दिया गया था, इसलिए इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली होती है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अब देखिए, जो हमारा सौरमंडल था वो किसका भाग है? वो आकाश गंगा का भाग है। और आकाश गंगा हजारों, करोड़ों, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना इतना कठिन है कि वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। अब देखो ब्रह्मांड कितना बड़ा है और हम कहाँ पर हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। अब एक इस डायग्राम से आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर हम हैं, ये हमारी पृथ्वी है, उसके बाद सौरमंडल, आकाश गंगा, और ये ब्रह्मांड है। इतना बड़ा ब्रह्मांड है कि हम यहाँ पर हैं, और हम कहाँ पर हैं वो आप पता लगा सकते हो, ठीक है। चलिए, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं या पढ़ सकते हो कि आकाश गंगा क्या है, सौरमंडल क्या है और ब्रह्मांड क्या है? तो हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ग्रह क्या होते हैं, तारे क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस आपको पता होगा। अगर नहीं अभी भी समझ में आया तो इस चैप्टर को आपको दोबारा से पढ़ना है। जितने भी फैक्ट्स मैंने इसमें बताए हैं, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं और आपको पता भी होने चाहिए। और ये जो आपका आज का काम है, जो कि होमवर्क है, वो इसमें से जैसे बोलते हैं कि सही गलत का बताना है आपको, क्या बोलते हैं उसको, राइट एंड फॉल्स, ये बताना है आपको कौन सा सही है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये आपका काम है, बता तो मैं भी दूँ, लेकिन ये आपका काम है। और फिलिंग द ब्लैंक्स ये आपको यहाँ पर भरने हैं। अगर कोई भी क्वेश्चंस आपका यहाँ पर मिस होता है या फिर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस चैप्टर को दोबारा रीड करो, वहाँ पर दोबारा जाओ जहाँ से ये क्वेश्चंस आपके उठाए गए हैं, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए तो बस इतना ही। और जो आपकी PDF फाइल है हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में, वो आपको नव एजुकेशन हब ऐप पे मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक नव एजुकेशन हब ऐप को डाउनलोड नहीं करा है तो जल्द से डाउनलोड करें, ताकि आपको सारा स्टडी मटेरियल वहाँ पर मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।